Hello, Lana. This is your commerce educator Neha. So, today I have come up with the next session, part 3 of class 11 accountancy. In this class, we are going to discuss the qualitative features of accounting and the various users of accounting. So, let's start. तो our topic is यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट को यूज करने वाले एक अकाउंटिंग को यूज करने वाले बिजनेस के कौन कौन से यूजर्स होते हैं कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इन अकाउंटिंग को क्या करते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस एंड दिस यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी बेसिकली देखो क्या कह रहे हैं ये कि ये जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं बेसिकली इन पर्सन को क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है कि कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा इनको ठीक है तो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली ये तो दो टाइप के होते हैं एक होता है हमारा इंटरनल यूजर एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर देखो सबसे पहले कह रहे हैं इंटरनल इंटरनल में वर्ड है इन यानी कि में ठीक है किस में बिजनेस में यानी कि वो यूजर्स जो बिजनेस के अंदर ही हैं इनसाइड द बिजनेस है ठीक है उसको हम क्या कहेंगे इंटरनल यूजर ठीक है यानी कि दोज यूजर्स विच आर इनसाइड द बिजनेस दे आर नोन एज इंटरनल यूजर्स एंड द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर एक्सटर्नल मतलब एक्स मतलब आउट बाहर आउटर लेयर में इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो क्या होंगे आउटसाइड द बिजनेस होंगे यानी कि जो बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं ठीक है उनको बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है तो वो हो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल यूजर अब देखो इंटरनल यूजर बेसिकली होते हैं टू टाइप के एक तो ओनर यानी कि बिजनेस का मालिक ठीक है और एक होते हैं हमारे कौन मैनेजमेंट ठीक है जो बिजनेस को क्या करती है मैनेज करती है तो ये दो ही पर्सन होते हैं जो हमारे क्या माने जाते हैं इंटरनल यूजर ठीक है यानी कि ओनर इज द पर्सन हु ओन्ड द बिजनेस यानी कि जो बिजनेस का क्या है मालिक है वो क्या है ओन्ड द बिजनेस ठीक है और इसको किसके लिए चाहिए होता है पूरे बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग करनी होती है इसीलिए इसको क्या चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ओके सेकंड यूजर हमने कहा था मैनेजमेंट यानी कि जो क्या करेगी मैनेज करेगी किसको बिजनेस को अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी उसके सारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो वो चीजों को मैनेज करेगी तो मैनेजमेंट को किसके लिए चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग के लिए ठीक है रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट और जो भी हमारे क्या होंगे रिसोर्सेज होंगे बिजनेस के उन सबको मैनेज करने के लिए इसको इस मैनेजमेंट को क्या चाहिए होती है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ओके तो इंटरनल यूजर में हमारे कितने हो गए दो तो इंटरनल यूजर में हो जाएंगे हमारी टू यूजर्स एक ऑनर और एक हो जाएगा मैनेजमेंट क्लियर यहाँ तक नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल यूजर यानी कि वो पर्सन जो आउटसाइड द बिजनेस है उन पर्सन को बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर जैसे एक हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर देखो यानी कि जो प्रेजेंट अभी है और पोटेंशियल जो फ्यूचर में हो सकते हैं इन्वेस्टर हमारे उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है इन्वेस्टर क्या करते हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो मनी को उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ये सारे डिसीजन इन्वेस्टर किसकी हेल्प से लेता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से लेता है ठीक है उसके अलावा सेकंड है हमारा क्रेडिटर अब क्रेडिटर कौन होते हैं क्रेडिटर डेटर को अभी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग उसमें हम इसको इन डेप्थ में स्टडी करेंगे कि दैट हु इज क्रेडिटर हु इज डेटर ओके अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि जो बैंक होते हैं क्योंकि वो हमें क्या देंगे मनी देते हैं ठीक है हम बैंक से क्या लेते हैं मनी लेते हैं तो हमने बैंक से मनी लिया तो बैंक हमें ऐसे थोड़ी दे देगा बैंक में तो देखेगा ना कि भैया हमें वापस लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता तो बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी क्या चाहिए होती है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके अलावा टैक्स अथॉरिटी हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है
तो टैक्स अथॉरिटी भी क्या जानना चाहती है कि भाई ये पर्टिकुलर बिजनेस हमको टैक्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो टैक्स अथॉरिटी को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। द नेक्स्ट इज अदर रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसीज में आ जाती है वो एजेंसी जो बिजनेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। ठीक है, इसी के अंदर ही हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिखना चाहो तो सीधा गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है हमारा कस्टमर। कस्टमर को क्यों चाहिए होती है, कस्टमर को इसके लिए चाहिए होती है कि बिजनेस की जो प्रोफाइल है वो कैसे है, कि भाई ये जो प्रोडक्ट डील करता है कहीं फेक प्रोडक्ट के अंदर तो डील नहीं करता है, हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। तो कस्टमर को भी क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो एक्सटर्नल यूजर में आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हमारे होते हैं इन्वेस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर, डेटर और क्रेडिटर, बैंक। क्लियर? So now our next topic is qualitative characteristic of accounting। अब देखो क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि जिसको हम नंबर या फिर क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो होती है हमारी क्या, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम उसके क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, यानी कि उन फैक्टर्स या उन एट्रीब्यूट की बात करते हैं जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो देखो, in order to assess whether accounting information is useful, and it must possess the characteristic of reliability, relevance, understandability and comparability। मीन्स बेसिकली आपकी फोर ही क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, सेकेंड इज रेलिवेंस, थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज कंपैरेबिलिटी। मीन्स अकाउंटिंग के अंदर हमारी ये चार इंफॉर्मेशन होती है या नहीं। अब ये है क्या, ये हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। अब देखो रिलायबिलिटी का मतलब होता है, रिलायबल वर्ड से निकला है ये। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कई बार दैट पर्सन इज नॉट रिलायबल, या वो रिलायबल है, भाई वो ट्रस्ट करने लायक है या नहीं। इट मीन्स अब अकाउंटिंग से इसका क्या लेना देना है कि भाई जो हम अकाउंटिंग बना रहे हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो कितने ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं है, कोई फिगर को हमने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रखा है। तो ये होती है कि अगर हमने कोई भी विदाउट एनी मैन्युपुलेशन, बिना कोई बढ़ाए चढ़ाए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमने एक्सप्लेन कर रखी है, इट मीन्स हमारी जो अकाउंट्स है दैट इज रिलायबल, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि वो डिपेंड कर पाए, यानी कि वो ट्रस्ट कर पाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी इन फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। मीन्स जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस या फ्रॉड के चांसेस नहीं हो। ओके, तो वो हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल की, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर चलती है। यानी कि हम एक बिजनेस के मेनली उन्हीं ही फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे हमने कहा था कि जैसे अगर लड़ाई हो रही है कोई भी, किसी के बीच में कोई, या किसी के बीच में कोई प्रोडक्शन मैनेजर या मैनेजर्स के बीच में कोई क्वारल होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करते, नहीं रिकॉर्ड करते। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट एंड इट मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, कि टाइमली हमें ये अवेलेबल रहे। फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी रिलेवेंट इट मस्ट पोजेस कंफर्मेटरी वैल्यू, यानी कि इंफॉर्मेशन हमें पास्ट इवेंट के बारे में भी दे थोड़ा बहुत। ठीक है, कि लास्ट ईयर हमारे क्या प्रॉफिट थे, क्या हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की थी जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट हाई पे आए या नहीं। प्रोडक्टिव वैल्यू यानी कि हमें फ्यूचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। तो बेसिकली
जो रेलिवेंस है, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस तभी ही होगी जब वो हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे, एक तो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में और एक हमें पास्ट के इवेंट्स के बारे में। पास्ट की इंफॉर्मेशन को देख के हम फ्यूचर को अपना प्रिडिक्ट करके अकॉर्डिंगली हम एक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें इस फॉर्म में प्रेजेंट करनी है कि वो इजीली हर पर्सन के द्वारा अंडरस्टैंड की जाए। हमने कहा कि इसको यूजर्स यूज करते हैं, है ना। तो यूजर्स तो तभी यूज कर पाएंगे ना उसको जब उनको पढ़ना आएगा, वो उस तरह से प्रेजेंट की होगी, यानी कि एक तो अप्रोप्रिएट वे में, यानी कि सही वे में उसको प्रेजेंट करें हम। दूसरा, जिस वे में हम प्रेजेंट करें या जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, मान लो अगर हम कोई एब्रिवेशन यूज कर रहे हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हम प्रॉपर लिखें कि क्या चीज है, हमने किस चीज को वैल्यू को माना है क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय दोस्त टू whom इट इज कम्युनिकेटेड, यानी कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम, यानी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी है इस वे में कि जो एक्चुअल में पोजीशन है एक बिजनेस की वो उन यूजर्स को एक्चुअल में समझ में आ पाए। यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस वे में प्रेजेंट करना है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। So that's all for today. If you like my content and my way of teaching, so please like and share the video with your friends and subscribe my channel also. Thank you.